नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब मुझसे स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि पंजाब में लेक्चर कैडर हिंदी की वैकेंसी शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई है। इस परीक्षा को पास करने के लिए अगर हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसकी घोषणा कर दी गई है। आधिकारिक रूप से उन्होंने पाठ्यक्रम वो अब हमारे समक्ष बता दिया गया है कि ये पाठ्यक्रम आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से विषयों को सम्मिलित किया गया है इस पाठ्यक्रम में, आइए चर्चा करते हैं। एक बार पाठ्यक्रम को देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षा है उस परीक्षा को पास करने की नींव जो होती है पाठ्यक्रम होता है। जब तक हम पाठ्यक्रम को अच्छे से नहीं समझेंगे, हम अपनी रणनीति नहीं बना पाएंगे कि हमें इस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ पाठ्यक्रम में जितना बताया जाता है उतना उससे भी बहुत गहराई होती है पाठ्यक्रम में। ये नहीं कि अगर वहां पर आदिकाल लिख दिया है तो सिर्फ आदिकाल को हम हल्का फुल्का पढ़ लेंगे। वो पूरा पूरा का पूरा आदिकाल होता है। मतलब कि सिर्फ शब्दों पर नहीं जाना है, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना है कि यहां पर कहां कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अधिकतर विद्यार्थी इस भ्रम में रहते हैं कि पाठ्यक्रम को देखा गया बड़ा देखने में छोटा सा पाठ्यक्रम लग रहा है कि बहुत छोटा सा पाठ्यक्रम है, परंतु ये छोटा सा पाठ्यक्रम नहीं है, ये बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम है। जब हम इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो पता चलता है कि पाठ्यक्रम को कितना गहराई से जो इसकी गहराई को छुपाया गया है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में जो विभाग के द्वारा आपके समक्ष रखा गया है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल कॉपी ही यहां पर लगाई गई है, सिर्फ उसको पीपीटी में कन्वर्ट किया गया है। इसमें कुछ भी एडिट नहीं किया गया है, वैसे के वैसे स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आपको यहां पर बताऊंगा पाठ्यक्रम। ठीक है, तो देखें, सर्वप्रथम बात करेंगे कि यहां पर उन्होंने लिख दिया है कि जो परीक्षा का स्तर है वो स्नातकोत्तर होगा। ठीक है, अर्थात एमए लेवल का पेपर आएगा आपको। ठीक है, मास्टर्स के लेवल के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? मास्टर्स के लेवल की तैयारी होनी चाहिए। स्नातकोत्तर के जो हम बोलेंगे इस स्तर की तैयारी हमें चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पाठ्यक्रम के ऊपर। तो पहला हमारे पास आता है भारतीय काव्य शास्त्र का सिद्धांत। तो काव्य शास्त्र से इन्होंने आरंभ किया है। तो पहले हमारे पास आता है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य के प्रकार। ठीक है, तो इसमें काव्य की परिभाषा सब कुछ। अब देखो यहां पर काव्य की परिभाषा नहीं लिखी, काव्य शास्त्रियों के ये नहीं लिखे कि कौन कौन सी रचनाएं की गई, कौन कौन से काव्य शास्त्री थे, ठीक है, जिन्होंने काव्य के लक्षणों के बारे में बताया। तो ये सारी की सारी चीजें नहीं लिखी गई है, परंतु वो चीजें यहां पर पढ़नी है। ठीक है, काव्य की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, कौन सी परिभाषा किसने दी है, उसका सिद्धांत लक्षण क्या क्या होते हैं, किसने क्या क्या लक्षण बताए हैं, काव्य के हेतु का अर्थ क्या है, प्रयोजन का अर्थ क्या है, मतलब पूरी की पूरी विस्तार पूर्वक यहां पर हमें चर्चा करनी है। फिर आता है हमारे पास रस सिद्धांत। तो रस सिद्धांत में आपको यहां पर रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, रस के अंग, सधारीकरण, सहृदय की अवधारणा, ये सारे के सारे विषय रस से संबंधित आते हैं। तो यहां पर भी जो जिन्होंने रस के जैसे रस के प्रकार बताए गए, अलग अलग विद्वानों ने रस के अलग अलग प्रकार बताए हैं। ठीक है, किसी ने 8 बताए, किसी ने 9 बताए, किसी ने 10 बताए। तो मतलब किसने कितने बताए हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सर्वप्रथम मूल से शुरू करना है, कोई भी विषय आपने पढ़ना शुरू करना है तो मूल से शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है अलंकार सिद्धांत। तो अलंकार में हमारे पास आते हैं मूल स्थापनाएं, अलंकारों का वर्गीकरण। बस ये देखो, ये लिख दिया है अलंकारों का वर्गीकरण, परंतु कितने अलंकार हैं, शब्द अलंकार कौन से अर्थ अलंकार हैं। ठीक है, तो फिर हर एक अलंकार, अब अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के आगे कितने भेद बनते हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। ये नहीं कि सिर्फ अनुप्रास अलंकार आप पढ़ के चले जाएं, अनुप्रास अलंकार के आगे लटानुप्रास अलंकार, उसका एक भेद है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो सारे के सारे अलंकार है ना, वो भी यहां पर पढ़ने हैं। उसके बाद आता है रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत में रीति की अवधारणा, काव्य गुण, रीति एवं शैली, रीति सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं। तो रीति सिद्धांत पूरे का पूरा यहां पर पढ़ना है। फिर हमारे पास आता है वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति की अवधारणा एवं वक्रोक्ति के भेद। फिर इसके बाद आता है ध्वनि सिद्धांत।
ठीक है। तो ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं यहां पर पढ़नी है। उसके बाद औचित्य सिद्धांत, जिसमें की प्रमुख स्थापनाएं और औचित्य के भेद। फिर हमारे पास आता है छंद। तो छंद के भेद, छंद की विशेषताएं, वर्णिक छंद कौन से होते हैं, मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में क्या क्या भेद है ये, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र एवं समकालीन आलोचना सिद्धांत, जिसमें कि आपको मतलब कि पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के बारे में हमें और उनकी रचनाओं के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उनका जीवन मरण मतलब जीवन परिचय भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास प्लेटो, प्लेटो का आदर्शवाद ये देखना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और विवेचना सिद्धांत, हॉरेस का औचित्य सिद्धांत, फिर आता है लोजाइन्स का उदात्त सिद्धांत, टीएस इलियट का परंपरा एवं व्यक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत, फिर आता है मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। ये हमारे पास पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो गया। उसके बाद अस्तित्ववाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमें दिया गया है, शैली विज्ञान दिया गया है, संरचना और उत्तर आधुनिकतावाद और नारी विमर्श एवं दलित विमर्श, ठीक है। ये हमारे पास विषय आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण, ठीक है। ये हमारे पास मतलब कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन देखना है, सीमा निर्धारण कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सीमा निर्धारण किया है, तो हमें पता होना चाहिए किसने क्या सीमा निर्धारण मतलब क्या समय सीमा बताई है किसी भी काल की, ठीक है। उसके बाद नामकरण, विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग नामकरण भी किया है, तो नामकरण भी हमें पता होना चाहिए किस विद्वान ने क्या नामकरण वहां पर बताया है। फिर हमारे पास आता है जैसे आदिकाल, आदिकाल की पृष्ठभूमि, सिद्ध और नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, आदिकाल की प्रमुख साहित्य कृतियां, काव्य धाराएं और प्रतिनिधि रचनाकार। फिर हमारे पास आते हैं भक्ति काल, भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन, विभिन्न काव्य धाराएं, संत काव्य के अंतर्गत प्रमुख संत कवि और उनका योगदान भक्ति काल में, ठीक है। पृष्ठभूमि सबकी करनी है, भक्ति आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आता है विभिन्न काव्य धाराएं, कौन कौन सी काव्य धाराएं थी, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है जो निर्गुण काव्य धारा थे, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन सी काव्य धाराएं आती हैं, उनके प्रमुख कवि कौन है, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो उसके बाद सूफी काव्य आ गया, सूफी काव्य प्रमुख सूफी कवि और उनका योगदान आ गया, राम और कृष्ण काव्य धारा, ठीक है। प्रतिनिधि कवि और उनकी रचनाएं हमें यहां पर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद फिर रीति काल आता है, रीति काल का नामकरण, परिस्थितियां, प्रवृत्ति, विभिन्न धाराएं, प्रतिनिधि कवि एवं रचनाएं। फिर आती है प्रमुख कवि, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, रैदास, मीराबाई, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। उसके बाद जायसी, विद्यापति, केशव बिहारी, घनानंद, गुरु गोविंद सिंह जी, भूषण और रहीम, ठीक है। ये हमारे पास जो रीति काल के प्रमुख कवि ये हमने पढ़ने हैं। उसके बाद फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल में आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, नामकरण, काल विभाजन, विशेषताएं, आधुनिक काल एवं नव जागरण आंदोलन, ठीक है। फिर आता है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग में प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से थे, उनके द्वारा लिखित रचनाएं और उन रचनाओं की विशेषता, या जो ये भारतेंदु जो प्रमुख कवि थे, प्रमुख साहित्यकार थे, उनकी विशेषताएं क्या क्या थी, उनकी लेखन शैली की क्या विशेषता थी, ठीक है। उसके बाद फिर द्विवेदी युग आ जाता है, इसमें प्रमुख साहित्यकार आते हैं, रचनाएं और विशेषताएं। फिर उसके बाद छायावादी युग की बात करें तो प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं, रचनाएं और विशेषताएं। फिर आता है उत्तर छायावादी काव्य की विशेषताएं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और उनकी विशेषताएं, ठीक है। फिर आते हैं प्रमुख कवि कौन कौन से आधुनिक काल में बताए गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाद, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध, नागा अर्जुन और दुष्यंत कुमार, ये हमारे पास प्रमुख कवि आते हैं, इनकी रचनाएं हमें देखनी होंगी, ठीक है। फिर आते हैं हिंदी गद्य का आरंभ, फिर गद्य
का विकास, जिसमें कि कहानी गद्य का विकास यात्रा यहां पर देखनी है। फिर प्रमुख कहानीकार, उनकी विशेषताएं, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, कमलेश्वर, जैनेन्द्र कुमार और सुदर्शन। ठीक है, उसके बाद उपन्यास हमारे पास आते हैं। उपन्यास का विकास कैसे हुआ, प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से थे, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, यशपाल, भीष्म साहनी। नाटक विधा का विकास कैसे हुआ, प्रमुख नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, हरि कृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र, विष्णु प्रभाकर और धर्मवीर भारती। ठीक है, निबंध विधा की विकास यात्रा की बात करें तो प्रमुख निबंधकार कौन कौन से आते हैं हमारे पास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, बाबू गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर और हरिशंकर प्रसाद। फिर आता है हिंदी आलोचना की विकास यात्रा। ठीक है, फिर आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए, प्रमुख आलोचक कौन कौन थे, उनकी भाषा शैली की क्या क्या विशेषताएं थी, ये सारा का सारा हमें आलोचना में पढ़ना है। फिर आता है भाषा एवं भाषा विज्ञान। इसमें भाषा एवं भाषा परिवार, भाषा की परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है भाषा की, भाषा के विविध रूप जैसे कि बोली, उपबोली, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, भाषा परिवार से अभिप्राय और आर्य भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी थी। फिर आता है ध्वनि विज्ञान, ध्वनि की उत्पत्ति प्रक्रिया, ध्वनि यंत्र, ध्वनि के प्रकार, स्वर तथा व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण, ये हमारे पास आता है। फिर अर्थ विज्ञान आता है, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ परिवर्तन के कारण, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हिंदी भाषा का अध्ययन एवं मानक हिंदी। इसमें हमें हिंदी भाषा का अध्ययन और उसकी मानक हिंदी के बारे में हमने पढ़ना है। मानक भाषा कौन सी होती है, माननीकरण क्या होता है। ठीक है, ये हिंदी का स्वरूप, परिचय, हिंदी की उपभाषाएं, उपभाषाओं की बोलियां और समान परिचय, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। ठीक है, फिर अवधी भाषा का साहित्य हमें पढ़ना है, भाषा के रूप में विकास, अवधी भाषा की ध्वन्यात्मक एवं रूपात्मक संरचना। फिर आता है ब्रज भाषा का साहित्य, साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, ब्रज भाषा की ध्वन्यात्मक एवं रूपात्मक संरचना। फिर आता है मानक हिंदी और खड़ी बोली में अंतर, मानक हिंदी की ध्वनियां, शब्द भंडार एवं उनके विविध रूप। फिर उसके बाद मानक हिंदी की रूप संरचना एवं वाक्य संरचना। फिर आता है हिंदी राजभाषा के रूप में, हिंदी राजभाषा के रूप में कि राज्य स्तर पर हिंदी का कैसे विकास किया जा रहा है। हम जो मतलब हम बोलेंगे आधिकारिक रूप से हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन कौन से अनुच्छेद बनाए गए, हमारे संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है हिंदी भाषा के विकास के लिए, वो सारे का सारा। फिर हमारे पास आता है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और महत्व, देवनागरी लिपि के दोष, दोषों का सुधार एवं दोष सुधार के लिए किए गए प्रयास, देवनागरी लिपि का मानक रूप तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ठीक है, तो ये साथियों हमारे पास था पाठ्यक्रम। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि यहाँ पर व्याकरण के बारे में नहीं बताया गया। अब यहां पर विद्यार्थियों के दिमाग में प्रश्न होगा कि सर हमें व्याकरण पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। बिल्कुल, आपको व्याकरण भी, व्याकरण के सभी विषयों को पढ़ना है, क्योंकि व्याकरण में से भी प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई चीजें जो हमें यहां पर नहीं पता चली पाठ्यक्रम में, उनको छिपा कर रखा गया है, वो चीजें आपको आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, है ना, जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है, वहां से पता चलेगी। तो एक बार विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को जरूर देख लीजिएगा, जो जो विषय उसमें बताए गए हैं परंतु पाठ्यक्रम में नहीं है, तो वहां से भी आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि ये विषय बताए नहीं जाते परंतु उससे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए व्याकरण का अध्ययन भी जरूर कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक। क्या पता इस वीडियो की किस किस को आवश्यकता हो, क्योंकि देखो कोई भी परीक्षा हमें अगर पास करनी होती है तो दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों का समाधान हमें ऐसे ही वीडियो से मिलती हैं। तो इन वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आप
के समक्ष एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि हम इस परीक्षा की रणनीति बनाएंगे कि इस परीक्षा को पास करने के लिए हमें पढ़ाई कैसे करनी है, किस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो वो रणनीति बनाएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम पता होने से कुछ नहीं होगा जब तक हम सोच समझकर कार्य नहीं करेंगे। तो इसके बाद जरूर देखिएगा वीडियो को और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो और जो साथी हमारे प्रथम बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या फिर जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी उपयोगी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी जो कि आपको आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा सहायता करने वाली है। ठीक है जी, तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहे। फिर से मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। और हाँ, अगर पाठ्यक्रम से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।